हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 26 फरवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। ओके, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर में CGHS, ओके, क्या CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी इशू की गई है। ओके, तो इसमें अलग अलग रीज़न की अलग अलग वैकेंसीज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोई वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन 26 फरवरी को इशू किया गया था, तो ये वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, या फिर कब लास्ट डेट क्या है, एजुकेशनल क्या क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन था 26 तारीख को इशू हुआ था। तो आप जो ये नोटिफिकेशन के अंदर में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरते हैं, तो ये फॉर्म भरने की ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 26/2/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 18/3/2024 मतलब 18 मार्च तक लास्ट डेट होने वाली है। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या दिया गया है? लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। तो लास्ट डेट क्या होने वाली है? 18 मार्च 2023 रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लीकेशन भर सकते हैं। ओके, एक बार आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, लेकिन आपका अगर पेमेंट रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पेमेंट के लिए भी आपको टाइम मिलने वाला है, +1 डे का टाइम मिलने वाला है। ओके, तो आप जो पेमेंट ऑनलाइन फीस पेमेंट है, आप 19 मार्च 2024 रात 11 बजे तक कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ओके, अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरते हैं, आपका नाम गलत भरते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या फिर एक्सपीरियंस डिटेल में भरते वक्त कुछ भी गलत भरते हैं, या फिर सर्टिफिकेट का नंबर गलत भरते हैं, तो उसके लिए भी आपको करेक्शन के लिए टाइम मिलने वाला है। ओके, तो ये टाइमिंग कब से होने वाला है? 22 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक आप ये रात 11 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, या फिर अगर कुछ करेक्शन है, करेक्शन करने के बाद में बारी आती है एग्ज़ाम की। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका 6 से लेकर 8 मई के बीच में टेंटेटिवली होने वाला है। ओके, ये डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग हो सकता है 6 से लेकर 8 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ आपको क्वेरीज आती है, या फिर कुछ डाउट्स आते हैं, तो आप ये वाले हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप वो क्वेरीज आपकी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बाकी की चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है कंडीशंस ऑन सीकिंग फीस कंसेशन, एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन। ओके, तो जो कैंडिडेट्स एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और एससी या फिर एसटी कैटेगरी से उन्हें अप्लाई करना है, तो उनके लिए एनेक्सर 6 में जो फॉर्मेट दिया है, उसके अकॉर्डिंग उनका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, साथ ही में जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी ऑप्ट करते हैं, उनके लिए एनेक्सर 7 दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस को ऑप्ट करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए एनेक्सर 11 का फॉर्मेट दिया है, जिसके अंदर में आपको सेम वो फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में है इंस्ट्रक्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, CGCE एम्प्लॉयज। ओके, तो देखिए, जनरली कैसे होता है कि SC ST और जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होता है। ओके, एज रिलैक्सेशन होता है, तो बाद हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं SC ST को कितना एज रिलैक्सेशन है, OBC को कितना एज रिलैक्सेशन है। साथ ही में जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलर पोस्ट पे वर्किंग है। ओके, रेगुलर का मीनिंग क्या है? जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए भी
एज रिलैक्सेशन का एक क्राइटेरिया दिया गया है। तो वो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया कैसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय शुड हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, तो आपकी सर्विस कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए और कंटिन्यूस कितने साल की होनी चाहिए? 3 इयर्स की होनी चाहिए। ओके, उसमें आपकी एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होगी, या फिर आप बॉन्डेड बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ओके, लोकम बेसिस पे काम करते हैं, वो सर्विस काउंट नहीं होने वाली। आपकी सर्विस कौन सी काउंट होगी? रेगुलर बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर बात आती है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये क्राइटेरिया तो दिया गया है, लेकिन एक डीओपीटी का ऑर्डर आया था जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन था कि जो पर्सन ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया लागू नहीं होने वाला है। ओके, जो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करने वाले, और जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आती है वो भी ग्रुप बी के अंडर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं, जो पर्सन ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है, ओके, रेगुलर सर्विस में वर्किंग है, पीएसयू में वर्किंग है, ओके, कहीं स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, और जो एज क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी है। ये आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंगा जाएगा और आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो वैसी सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ओके, फिर देखिए, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 3 साल चाहिए, लेकिन ग्रुप बी के लिए वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा, सेम पॉइंट यहाँ पर भी दिया गया है। ओके, तो एज रिलैक्सेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू CGCE सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु अप्लाई फॉर ग्रुप बी पोस्ट। ओके, तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो वो जो एज रिलैक्सेशन का जो बेनिफिट था वो यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, वो सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए ही मिलता है, ग्रुप बी के लिए मिलता नहीं है। ओके, फिर आगे देखते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एनेक्सर 3 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में नेशनलिटी के बारे में दिया है, तो नेशनलिटी कौन सी होनी चाहिए? सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल या फिर भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से अगर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से वगैरह अगर इंडिया में माइग्रेट करे हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है एज लिमिट। ओके, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2024, तो ये एज क्राइटेरिया कब तक का रखा है? 1 जनवरी 2024 का क्राइटेरिया रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर एनेक्सर 3 में एनेक्सर 3 में एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, जो एज ग्रुप रहेगा उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो मैं अभी से बता रहा हूँ, जो पर्सन नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए एज होने वाला है 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स का। ओके, एज लिमिट क्या होने वाली है? 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। तो ये 30 ईयर्स किसके लिए लागू रहेगा? जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग यूआर से फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज रहेगा। ओके, लेकिन जो कैंडिडेट एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है हम लेटर ऑन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज ग्रुप लिमिट इज 18 to 30 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जो 18 to 13 ईयर्स के हैं, मतलब एज ग्रुप के इसमें आते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। तो देखिए, आपका जो बर्थ है 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं चाहिए, या फिर
1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं चाहिए, लेकिन दोनों डेट इंक्लूडेबल है। ओके, अगर एक आधी पर्सन ऐसा है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 है, वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन जिसका बर्थ 2 जनवरी 1994 के पहले का है, मतलब समझ के चलो कि 1 जनवरी 1994 का है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। या फिर जो पर्सन 1 जनवरी 2006 को बॉर्न हुआ था, तो वैसा कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर एक कैंडिडेट ऐसा है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 है, वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये दोनों डेट्स अप्लीकेबल रहेगी, और इनके बीच में जो लोग बॉर्न हुए हैं, ओके, जिनका बर्थ हुआ है, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपको प्रूफ क्या देना है? एक तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट आता है, क्या एक मार्कशीट आता है, 10th का जो मार्कशीट आता है, और साथ ही में एक पासिंग सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट आता है। ओके, 10th का जो सर्टिफिकेट आता है, तो उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है जनरली। ओके, अगर वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो उसके अलावा आप आपके कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। साथ ही में आपके पास में अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बर्थ सर्टिफिकेट है, ओके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप जमा कर सकते हैं एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ओके, फिर है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो ओके, तो एज ग्रुप क्या था? 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स का ये एज ग्रुप था। कौन से पोस्ट के लिए? नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। ओके, नर्सिंग ऑफिसर के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स, और मैक्सिमम कितनी? 30। तो ये 30 ईयर्स किसके लिए बताया था मैंने आपको? यूआर कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर कैंडिडेट एससी या फिर एसटी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स तक का 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। मतलब 30 + 5 = कितने हो जाएंगे? ये 35 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट ओबीसी है, तो उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 + 3 = हो गया 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट PWBD है, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 + 10 40 ईयर्स हो जाएगा। ओके, अगर कैंडिडेट PWBD प्लस ओबीसी कैंडिडेट है, ओके, ओबीसी कैंडिडेट अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ओके, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अगर कैंडिडेट PWBD है और SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 45 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर कैंडिडेट एक सर्विसमैन है, तो उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ओके, बाकी सब चीज़ें आप ये ये PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं ये वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर डिस्कस करने गए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा। हमें कैसा है कि 15 या 20 मिनट में पूरा वीडियो फिनिश करना है। ओके, तो देखिए, क्रूशियल डेट फॉर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो एज लिमिट के लिए जो एनेक्सर 3 दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग एज लिमिट रहेगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हर डिपार्टमेंट द्वारा अलग से ये किया गया है। ओके, इशू किया गया है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, एसएससी सीजीएल के अंडर, एसएससी के अंडर में। ओके, तो एसएससी के अंडर में ये आती है ग्रेजुएशन एंड अबो लेवल की। ओके, कौन से लेवल पे आती है? ग्रेजुएशन एंड अबो लेवल पे आती है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BSc नर्सिंग होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर कुछ भी रहा तो भी चलता है। BSc नर्सिंग के बाद में आप MSc करते हैं, PhD करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन मिनिमम आपका बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। यहाँ पर GNM कैंडिडेट्स के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ओके, GNM कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसे है कि GNM के बाद में जिन्होंने PBBSc नर्सिंग किया होगा, ओके,
PBSc नर्सिंग किया होगा वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन GNM कैंडिडेट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, GNM कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो आपका जो एज लिमिट है, और एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2024 तक का ही कंसिडर किया जाएगा, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 18/3/2024, मतलब जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वहाँ तक का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए हाउ टू अप्लाई। ओके, तो ये जो फॉर्म है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ओके, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो SSC सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम निकला है वहाँ पर मल्टीपल टाइप के पोस्ट्स है। ओके, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, मल्टीपल टाइप्स के पोस्ट है। तो एक पोस्ट आता है मैट्रिकुलेशन लेवल का, एक 10+2 के लेवल का है, और एक है ग्रेजुएशन एंड अबो लेवल का। तो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन के अबो का है। अगर एस्पायरेंट ऐसा है कि जिसको मैट्रिकुलेशन लेवल के एक आधी पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल है और वो फॉर्म भरना चाहता है, तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। 10+2 का अगर फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो अभी एप्लीकेशन भरना कैसे है? ऑनलाइन भरना है। कौन सी साइट से भरना है? देखिए यहाँ पर एक साइट मेंशन है ssc.gov.in, ये वाली साइट पर आपको जाके फॉर्म फिल करना है या फिर अप्लाई करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। ओके, फिर उसके बाद में है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस। तो 18/3/2024 रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर कैटेगरी समझा के दिया था। एक कौन सी कैटेगरी है? एक है मैट्रिकुलेशन, दूसरी 10+2, और थर्ड है ग्रेजुएशन। तो देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी पोस्ट। ओके, तो एक कैटेगरी के लिए आप एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन के लिए दूसरी पोस्ट के लिए नहीं भर सकते। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा दूसरी कोई पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो नहीं भर सकते। वैसे ही 10+2 के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं और मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि टोटल आप ये रिक्रूटमेंट के अंदर में सिर्फ 3 फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स डली अटेस्टेड एज एंड वेन कॉल्ड बाय द कमिश्नर यूजर डिपार्टमेंट फॉर द आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आपको लेकर रखना है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और अगर आप इनकेस एग्ज़ाम पास करते हैं तो लेटर ऑन स्टेजेस के लिए, जैसे कि आपका DV होगा। ओके, DV के लिए आपको आपका एप्लीकेशन लेकर जाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस। तो देखिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ किसके लिए है? जो कैंडिडेट्स OBC मेल है, ओके, या फिर UR कैटेगरी के हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के लिए ये फीस लागू रहने वाली है। अदरवाइज सबको फीस का एग्जम्पशन मिला है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। तो इनके लिए फीस का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी फीस पे नहीं करना है। ओके, वुमन कैंडिडेट्स कोई भी कास्ट की रहे, UR रहे, ओपन रहे, OBC रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की फीस पे नहीं करना है। ओके, तो ऑनलाइन फीस आप कब तक पे कर सकते हैं? 19 मार्च 2024 तक। ओके, तो आगे देखते हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ओके, तो आप अगर कोई गड़बड़ होती है फॉर्म भरते वक्त, तो वो सिचुएशन में आप 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक वो फॉर्म क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है अ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट, मॉडिफाई एंड रीसबमिट हिज एप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो देखिए ये जो विंडो ओपन की गई है ना 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, तो ये ड्यूरेशन में, ये 3 दिन का जो ड्यूरेशन है, इसमें आप सिर्फ 2 बार फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। ओके, सिर्फ मैक्सिमम आप 2 बार फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी कुछ फीस का क्राइटेरिया रखा गया है। ओके, तो अगर फर्स्ट टाइम आप करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन आप सेकेंड टाइम फिर से करेक्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये जो फीस है सभी कैटेगरी के लिए लागू रहेगी, यहाँ पर किसी को एग्जाम्पशन दिया गया नहीं है। ओके, चाहे एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहे, या फिर एक सर्विसमैन रहे, सभी को ये फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो। ओके, फर्स्ट टाइम 200 रुपीज़ और सेकेंड टाइम 500 रुपीज़। ओके, तो देखिए, लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द सच कैंडिडेट विल बी इग्नोर्ड। देखिए, फर्स्ट टाइम आपने फॉर्म भरे, ओके, अगर कोई भी प्रकार का आप करेक्शन नहीं करते हैं तो इसी को आपको मतलब यही फाइनलाइज किया जाएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन ही फाइनलाइज किया जाएगा। ओके, लेकिन उसके बाद में समझो आपको अगर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ी, फर्स्ट टाइम अगर करेक्शन करते हैं, ओके, फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, ओके, तो आपका पहला जो फॉर्म था उसे कंसिडर किया नहीं जाएगा, जो करेक्ट किया गया था उसे कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि सेकेंड टाइम भी उसको करेक्ट करता है तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन था उसे भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, सेकेंड को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और थर्ड जो था जहाँ पर आपने सेकेंड टाइम करेक्शन किए थे उसी को वैलिड कंसिडर किया जाएगा, या फिर उसी को मतलब फाइनलाइज समझा जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए जो एसएससी का जो है ना, तो ये पर्टिकुलर अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स बने हैं, एज लाइक सेंट्रल रीजन, ओके, CR है, WR है, MPR है। ओके, MPR मतलब मध्य प्रदेश रीजन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के रीजन्स बने हैं। तो देखिए, सेंट्रल रीजन में कौन से स्टेट्स आते हैं, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर की लिस्ट दी गई है, आप वीडियो पॉज करके ये लिस्ट देख सकते हैं। ओके, फिर है ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है, उसके लिए ये सब सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। ओके, फिर से है KKR रीजन, KKR मतलब कर्नाटक एंड केरला रीजन, तो कर्नाटक एंड केरला रीजन में कौन से आते हैं, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला आता है, तो उसके लिए ये लिस्ट दी गई है। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके ये लिस्ट देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है MPR रीजन, तो MPR में मध्य प्रदेश रीजन आता है, तो मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट्स आते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है सेंटर की। ओके, फिर उसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, NER नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसके अंदर में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आता है, तो उसके लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ओके, फिर उसके बाद में है नॉर्दर्न रीजन। ओके, नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए सेंटर की लिस्ट अवेलेबल है। ओके, फिर उसके बाद में है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चंडीगढ़ एंड हरियाणा, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब आता है। ओके, तो पटियाला या फिर ये बाकी के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सेंटर्स। फिर उसके बाद में है साउदर्न रीजन, तो साउदर्न रीजन के में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, देन तमिलनाडु एंड तेलंगाना आता है, तो उसके लिए इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल है। ओके, फिर आता है वेस्टर्न रीजन। ओके, तो वेस्टर्न रीजन में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो इन सब के लिए ये इतने टोटल 1 2 3 4 5 6 सेंटर्स अवेलेबल है। ओके, हाँ, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड इन द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शाल बी फ्रोजन फॉर द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस द रीजन। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक बार जो कोई भी सेंटर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं एज एस्पायरेंट एक सेंटर सिलेक्ट करता हूँ एज अहमदाबाद, फर्स्ट टाइम मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ फिर भी मॉडिफाई नहीं होगा, सेकंड टाइम भी मॉडिफाई नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम मैंने से ऑप्ट किया था वही फाइनल रहेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, यहाँ पर भलाई अपनी एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर की होने वाली है, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग डोमेन सब्जेक्ट का कहीं पर भी सिलेबस नहीं रहने वाला है। यहाँ पर सिलेबस होने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल
इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में मतलब बेसिकली आपका जीके रहेगा, जिसमें मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस बेसिकली रीजनिंग बोलते हैं हम लोग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जो मैथ्स का जो रहता है वो रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए हर सेक्शन 25 मार्क्स का रहेगा। ओके, 25 क्वेश्चन का। सो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो हर सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये टोटल पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, और क्वेश्चन होंगे आपके 100। तो 100 इंटू 2 करें तो होते हैं 200। तो इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है 60 मिनट्स का। ओके, कितने मिनट्स का ड्यूरेशन मिलने वाला है? 60 मिनट्स का। लेकिन जो कैंडिडेट स्क्राइब को ऑप्ट करते हैं, स्क्राइब कौन ऑप्ट कर सकता है? सेरेब्रल पैल्सी का अगर कैंडिडेट है, या फिर विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है, वैसे कैंडिडेट स्क्राइब को ऑप्ट कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट्स को एक कंपेंसेटरी 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो टोटल टाइम उनके लिए होता है 80 मिनट्स का। ओके, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है? 0.50। ओके, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है आपका, तो आपका 0.5 मतलब आधा मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दिया गया है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला है। ओके, तो उसकी वजह से ये एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, जितनी कुछ एसएससी की एग्ज़ाम्स होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में है टेंटेटिव आंसर की। तो देखिए ये जो टेंटेटिव आंसर की जो है ये कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी, तो उसके लिए आपको रेगुलरली साइट को विजिट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में जब टेंटेटिव आंसर की आने के बाद में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है, ओके, डाउट होता है, अगर उसके लिए आपको उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना है, ओके, ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो उसके लिए ईच क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो 5 इंटू 100 करें तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। या फिर एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन के लिए 200 रुपये, ऐसा इस प्रकार से आपको फीस पे करनी पड़ सकती है ऑनलाइन। ओके, फिर आता है सिलेबस। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि हमारा जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन एंड अबोव पोस्ट है। ओके, ग्रेजुएशन एंड अबोव के लिए आता है। तो हम लोग ग्रेजुएशन एंड अबोव के लिए क्या सिलेबस है वो देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन का सिलेबस देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है 10+2 का सिलेबस। ओके, फिर उसके बाद में है ग्रेजुएशन एंड अबोव। तो देखिए ये जो ग्रेजुएशन एंड अबोव में जनरल इंटेलिजेंस ओके, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस में ही इतना बड़ा सिलेबस है। ये सिलेबस आपको वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का इतना बड़ा सिलेबस है। फिर उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इतना बड़ा सिलेबस है। ओके, फिर उसके बाद में है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये सिलेबस दिया गया है। ओके, तो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो एडमिशन कैसे होगा आपका एग्जामिनेशन के लिए, कि आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, तो एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द रीजनल ऑफिस। कौन से रीजनल ऑफिस से? देखिए, जिस रीजनल ऑफिस से आपने फॉर्म अप्लाई किए थे वही रीजनल ऑफिस की जो वेबसाइट रहेगी वहीं पे आपको आपके हॉल टिकट्स मिलने वाले हैं या फिर एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। समझ के चलिए, मैंने WR से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, तो मेरा हॉल टिकट कौन सी साइट पे अवेलेबल रहेगा? WR की साइट पे। अगर समझो मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर फॉर्म भरा है, ओके, और नॉर्थ ईस्ट रीजन से मुझे अप्लाई किया था, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो एसएससी की वेबसाइट है वहीं पे मेरा जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर जनरेट होने वाला है, अवेलेबल होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में दिया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड। ओके, तो ये जो अपना एडमिट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी आपको लेके जाना कंपलसरी है। ओके, तो 16.7 क्या बता रहा है? फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल अबाउट 1 वीक बिफोर द
कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट कंसर्न रीजनल ऑफिस। ओके, जो रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं वो रीजन के वेबसाइट पे 7 दिन पहले, 1 वीक पहले आपके हॉल टिकट्स जनरेट हो जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन। तो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट जो रहेगा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ ही में आपको यहाँ पर देखिए 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेके जाना है। ओके, एडमिट कार्ड प्लस तो 2 पासपोर्ट फोटो, कलर फोटो लेके जाना है विथ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। जैसा जो एडमिशन सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, सेम डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हुआ आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। ओके, तो फोटो आईडी प्रूफ आप कौन से लेके जा सकते हैं? आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय द स्कूल कॉलेज, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ओके, या फिर एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, या फिर एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर उसके बाद में आता है इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ। ओके, अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो जिसके ऊपर भी मेंशन होगा वैसे टाइप का प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वैसे सिचुएशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो आप ये लिस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों ये ओरिजिनल सेट हो गया, साथ ही में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के 2 सेट्स कैरी करना है। ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के 2 सेट कैरी करना है। ओके, फोटो कॉपीज़ लेकर जाना है। ओके, फिर उसके बाद में है हाँ, तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। तो ये कट ऑफ मार्क्स 30% यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब मार्क्स कितने हो गए? 30% बोले तो 60 मार्क्स किसके लिए? मिनिमम 60 मार्क्स लेना ही पड़ेगा आपको वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, और मेरिट 60 मार्क्स के ऊपर बनने वाला है। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25% यानी कि 50 मार्क्स लेना कंपलसरी है। ओके, और अदर कैटेगरी यानी कि एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 20% यानी कि 40 मार्क्स लेना कंपलसरी है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, अगर देखिए 5 वैकेंसीज है, अप टू द 5 वैकेंसीज है, तो उसके लिए 1:30 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समझ के चलिए, एक पोस्ट है तो 30 लोगों को बुलाएंगे, अगर 5 लोग हैं तो 150 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर मोर देन 5 पोस्ट है, समझ के चलिए एक रीज़न है जिसमें 8 पोस्ट है, तो वैसी सिचुएशन में 1:15 का रेशियो रहेगा। ओके, 1:15 का, तो मैक्सिमम वो पोस्ट के लिए 150 लोगों को ही बुलाया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हो। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर टाई होता है, दो कैंडिडेट्स का स्कोर सेम आता है, तो वैसी सिचुएशन में टाई कैसे किया जाएगा? एक तो टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है, अगर दोनों भी सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो पार्ट 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ओके, पार्ट 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। ओके, अगर दोनों के भी इक्वल्स आते हैं तो पार्ट 2 में जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। अगर वो सिचुएशन में भी दोनों के मार्क्स सेम है तो वैसे सिचुएशन में डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ में क्या कंसिडर किया जाएगा? जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब जो एज से बड़ा है, उसे ऊपर प्लेस किया जाएगा। ओके, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी अगर दोनों भी सेम डेट ऑफ बर्थ के आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम, जैसे कि एक पर्सन समझ के चलो जिसका नाम विवेक है और दूसरे पर्सन का नाम दिनेश है, तो वैसे पर्सन में किसको ऊपर रखा जाएगा? जिसका नाम पहले आता है, दिनेश का नाम पहले आता है तो दिनेश को ऊपर रखा जाएगा और विवेक को नीचे रखा जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर अभी। आगे ये कुछ एनेक्शर्स दिए हैं। ओके, एनेक्शर्स का रेफरेंस दिया है। ओके, फिर ये एनेक्शर्स के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर स्क्राइब ऑप्ट करना है तो इस टाइप का फॉर्मेट भर के लाना है आपको।
फिर उसके बाद में अगर एससी कैंडिडेट है तो एससी का एक फॉर्मेट दिया है, एससी सर्टिफिकेट का, या फिर ओबीसी का भी, या इवन जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी वो टाइप का जो फॉर्मेट दिया है, एनेक्सर दिया है, उसी टाइप का उनको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना जरूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, यू आर अगेन एडवाइज दैट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल शुड बी फील्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। ओके, यूर कैंडिडेचर मे बी गेट कैंसल इन केस ऑफ इनकरेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भरी जाती है और आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो आगे चल के आपके सिलेक्शन में दिक्कत होने वाली है, आपका कैंडिडेचर कैंसल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो ये पार्ट हम लोग स्किप करने वाले हैं और आगे हम लोग वैकेंसी पोजीशन पे जाने वाले हैं कि वैकेंसी पोजीशन कितनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेटा हाँ ओके, यहाँ से आपकी वैकेंसी पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ देखिए यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन स्टार्ट होती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ना, नॉर्थ वेस्ट रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तो बेसिकली कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में है, सीजीएचएस चंडीगढ़ में वैकेंसीज है। ओके, तो आपका एज क्राइटेरिया कितना है, 18 ईयर टू 30 ईयर्स का, और पे लेवल कितना है, 7, पे लेवल 7 मतलब 44,900 का बेसिक होने वाला है, जो आपका एम्स में या फिर बाकी जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में होता है सेम आपका बेसिक होने वाला है। ओके, इसके ऊपर आपको टीए, डीए, एचआरए और यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस मिलके आपकी करीब करीब 80 to 85,000 सैलरी होती है। तो आपकी सैलरी आपके एचआरए पे डिपेंड करती है, कम होने वाली है, ज़्यादा होने वाली। ग्रेड 1 सिटी में एचआरए ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी सैलरी वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। ग्रेड 2 सिटी में थोड़ी सैलरी आपकी कम मिलेगी। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में सीजीएचएस चंडीगढ़ में हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन एंड अबो। तो देखिए एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है, यूआर के लिए 4 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी हो गई 8। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़ सीजीएचएस के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं, वेट हाँ नर्सिंग, ओके हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ रीजन। ओके, तो नॉर्थ रीजन में नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी कहाँ होने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ओके, तो यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया सेम दिया गया है, लेवल भी सेम दिया गया है, ग्रेजुएशन एंड अबो। एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ओपन की सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ओके, फिर उसके बाद में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन। ओके, तो सेंट्रल रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज, सीजीएचएस प्रयागराज में ये वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर सेम दिया गया है। एससी और एसटी के लिए 0 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है। ओके, फिर उसके बाद में यूआर के लिए 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। तो ऐसे टोटल 4 वैकेंसीज है, कहाँ पर, प्रयागराज, सीजीएचएस प्रयागराज। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों सेंट्रल रीजन। ओके, तो ये सेंट्रल रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस लखनऊ के अंदर में ये वैकेंसी है। तो एज क्राइटेरिया, लेवल और यहाँ पर हायर सेकेंडरी दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हुआ है। यहाँ इसके लिए एक कोरिएंडम निकाला जाएगा एसएससी की तरफ से। ओके, तो देखिए सेंट्रल रीजन में लखनऊ सीजीएचएस के लिए एससी या फिर एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल वैकेंसी हो गई 1। ओके, तो सीजीएचएस लखनऊ में सिर्फ 1 वैकेंसी है। फिर उसके बाद में है ईस्टर्न रीजन। ओके, तो ईस्टर्न रीजन में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है। ओके, तो ये वैकेंसी किसके अंदर में होने वाली है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो यहाँ पर 18 to 13 ईयर्स, यहाँ पर पे लेवल 8 दिया गया है। ओके, और ग्रेजुएशन एंड अबो का क्राइटेरिया है
एससी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए भी वैकेंसी नहीं है, ओके। और फिर उसके बाद में यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो टोटल वैकेंसी हो गई 2। तो ईस्टर्न रीजन में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के अंडर 2 वैकेंसीज है, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन देख सकते हैं आप, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ओके। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबो, तो एससी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं, ओबीसी के भी लिए नहीं, लेकिन यूआर के लिए 2 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 वैकेंसीज है टोटल, ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप WR देख सकते हैं, WR मतलब वेस्टर्न रीजन, ओके। तो वेस्टर्न रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मुंबई, ओके। तो यहाँ पर एज दिया है, लेवल दिया है, हायर सेकेंडरी, यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी एक कोरिजेंडम निकाला जाएगा एसएससी के थ्रू, ओके। तो देखिए एससी के लिए 0 वैकेंसी है, एसटी के लिए भी 0 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए भी 0 वैकेंसी है, लेकिन ओपन के लिए मतलब यूआर के लिए 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पर WR रीजन में, वेस्टर्न रीजन में मुंबई में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ इम्पोर्टेंट था ये नोटिफिकेशन के अंदर में, वो सारी चीज़ें मैंने ये वीडियो के अंदर में मैंने कवर किया हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी इस रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। वैसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपकी बाकी दोस्तों को भी या फिर बाकी साथियों को भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।